हाँ जी। गुड मॉर्निंग। तो एक्जॉटिक ऑप्शन खत्म किया था हम लोगों ने। क्या चल रहा है हमारा डेरिवेटिव का थियरी। एक सेकंड। और डेरिवेटिव थियरी में एक्जॉटिक ऑप्शन खत्म किया। इसके अलावा हम बात कर रहे थे क्रेडिट डेरिवेटिव। सर क्रेडिट डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव थियरी आज खत्म हो जाएगी कि 100%। आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है? क्रेडिट डेरिवेटिव, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, वेदर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव लेसन से कुछ। ठीक है, तो ये तो हमारा न्यू थियरी हो गया। और एक ओल्ड थियरी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ऑप्शन ग्रिक्स, वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो डेरिवेटिव का थियरी खत्म हो जाएगा। इसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन में भी थियरी है कुछ नया, तो बच्चों ने कहा सर वो भी करवा दीजिए, तो बिजनेस वैल्यूएशन भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो बात किसकी करेंगे? बात करेंगे, लिखना नहीं है, सब लिखा हुआ है। क्रेडिट डेरिवेटिव्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स सर ये है क्या? बेटे सिंपल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। मान लो हम किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं। बॉन्ड्स खरीदते हैं तो क्या हमें रिस्क है? सर ये तो पहले भी पूछा था आपने, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर हुआ करता था। और इसके अलावा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर होता था। बॉन्ड रिस्क, यही तो पढ़े थे ना, बॉन्ड रिस्क। हाँ, अगर हम बॉन्ड खरीदते हैं तो नो डाउट हमें फिक्स मिलेगा 10%। मान लो कूपन है 10%, तो सर फिक्स तो मिलेगा 10%। यस, तो भी क्या रिस्क है? तो बात हुई थी कि हाँ रिस्क है सर। अगर हम बॉन्ड्स लंबे समय के लिए खरीदते हैं, मान लो हमने 10 साल के लिए बॉन्ड्स खरीदा, 10 साल के लिए, कितने परसेंट पे? 10% पे। पर ठीक 2 साल बाद मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, यील्ड बढ़ गया, 15% हो गया, तो टेंशन है हम लोगों को। हमने बॉन्ड्स खरीदा है, हमने एग्रीमेंट किया है कि हमें 10% ब्याज मिलना चाहिए, पर मार्केट में 2 साल बाद 15% हो गया, तो हमसे गलती हो गई। हमने जो पैसा लगाया वो किस हिसाब से लगाया? 10%। जबकि हमें अब 2 साल बाद ऐसा महसूस हो रहा, काश सारी दुनिया 15 कमा रही, हम सिर्फ 10 क्यों कमाए? तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? सर कंपनी बॉन्ड के पैसे वापस करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, आपको बॉन्ड्स मार्केट में बेचना पड़ेगा। और मार्केट में कोई आपसे क्यों खरीदेगा? और खरीदेगा तो कम रेट पे खरीदेगा। ये रिस्क था, जिसको आप इंटरेस्ट रेट रिस्क बोल सकते हो, और पता नहीं कौन कौन सा रिस्क बोल सकते हो। तो सर ये वाला रिस्क तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं इस रिस्क की तो बात ही नहीं करूंगा, ये पढ़ चुके हैं। और इसको कैसे हेज करना ये भी समझा चुका हूं। हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क की। सर मतलब अगर हम किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं, अगर मैं किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदता हूं, और सर मान लो उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब हाथ खड़े कर दिए, भैया नहीं दे सकते, हमारे पास है नहीं है पैसे, फिर क्या होगा? पैसा डूब जाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन इसका, तो टेंशन हम संभाल लेंगे सर। पर सोचो ना यार, हम किसी कंपनी में, किसी बैंक में हम कहीं भी पैसा जमा करते और वो डूब गया, तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम किसी कंपनी, हमने किसी को उधार दिया, सिंपल सी बात है, हमने किसी को उधार दिया, हमने बॉन्ड्स खरीदा, और वो उधारी का पैसा सामने वाली कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया, वो भी तो एक रिस्क है। यस सर, इसका तो ठीक है, इससे कैसे बचे? किस पे विश्वास करें? कौन सी कंपनी में पैसा लगाए? किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर हम बॉन्ड्स खरीदे ही नहीं। शेयर्स की तो बात ही छोड़ दो, क्या बॉन्ड्स भी नहीं खरीदे? क्या इस रिस्क से बचा जा सकता है? यस, मैं बात किसकी कर रहा हूं? डिफॉल्ट रिस्क। इससे बचने के, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट डेरिवेटिव्स। और इससे बचने का, क्रेडिट रिस्क से बचना है, तो इसके लिए एक जुगाड़ है, क्रेडिट डेरिवेटिव्स। सर इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना, इंश्योरेंस। हाँ सर, क्रेडिट डेरिवेटिव और इंश्योरेंस एक ही है कि ये धीरे धीरे बात करूंगा, दोनों चीजें अलग अलग है। ओके सर, ठीक है ना सर, आप बात करना, हम अभी समझते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव क्या है। तो क्रेडिट डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने एक डायग्राम बनाया हूं, प्लीज देखोगे।
लिखने का समय नहीं है। जो भी आपको राइटअप जो भी देखना है प्लीज, सभी के पास ICAI का मॉड्यूल है और मैंने आपके ड्राइव पर भी अपलोड कर दिया है थियरी PDF जो अमेंडमेंट हुआ है वो। तो प्लीज राइटअप ICAI का देखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जहां मुझे लगेगा नहीं यार ये सुटेबल नहीं है वो आप देख लेना। तो मैंने कहा क्रेडिट डेरिवेटिव, तो अगर रिस्क की बात करो तो एक होता था कौन सा, मार्केट रिस्क। सर मार्केट रिस्क में क्या होता था, इंटरेस्ट रेट रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज, कुछ भी हो सकता था। वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं कौन से चैप्टर में, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। और कहाँ डिस्कस किया हमने, बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है सर, एक सेकंड भाई, जो लिखा है ना, एक सेकंड का मुझे टाइम देना। हाँ इसलिए लिया क्योंकि मैं सेव कर लूँ, तो बोर्ड नोट्स मांगोगे कल को मैं दूंगा नहीं तो मुझे परेशान करोगे, इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया ताकि मैं आपको ये दे पाऊँ। तो सर इसकी बात नहीं होगी, नहीं होगी। ये कहाँ पढ़ रखा हमने, एक चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और एक पढ़ा हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में, दोनों जगह हमने बॉन्ड रिस्क करके पढ़ा हुआ है। मैं इस टॉपिक की बात नहीं मैं करूँगा, मैं जो बात करूँगा कि यार क्रेडिट रिस्क, अगर कोई कंपनी, जिस कंपनी का हमने बॉन्ड्स खरीद रहा है, अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया तो क्या करेंगे, उससे कैसे बचेंगे। और उससे बचने का तरीका है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जिसको हम CDS बोलेंगे, और कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन जिसको हम CDOs बोलेंगे। बाप रे बाप सर, अजीब अजीब से शब्द है। यस, पहले बात कर किसकी करेंगे, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS। सर इसमें होगा क्या, समझाने की कोशिश करूं, आराम से समझ। आप वो बॉन्ड होल्डर, ध्यान से समझना मेरी बात ही खत्म हो जाएगी। आप वो बॉन्ड होल्डर, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदा है, यस सर, आपको मालूम है प्रॉपर इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर कितने के बॉन्ड्स खरीदा है, मान लो आपने $10,000 के बॉन्ड्स खरीदा है, ठीक है, 10 रुपया बोलो ना सर, चलो मान लो आपने $10,000 के बॉन्ड्स खरीदा है। आपको चिंता किस बात की है, अगर वो कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे। काश कोई हमें श्योरिटी दे दे कि वो नहीं देगी ना भाई तो मैं खड़ा हूं ना, मैं दूंगा। यस, तो मैं हूं एक बैंक, मैं कहता हूं चलो जी एक काम कीजिए, अगर सामने वाली कंपनी पैसे नहीं देगी ना, चलो मैं दे दूंगा, अगर सामने वाली कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो मैं खड़ा हूं, मैं दूंगा। अब आपके मन में एक बात है, सर बदले में आप कुछ लोगे, हाँ मैं प्रीमियम लूंगा। सर ये तो इंश्योरेंस हो गया ना यार, इंश्योरेंस प्रीमियम, यस इंश्योरेंस ही हो गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से, अभी इस पे फोकस मत करना, अभी मैं बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूं। बताओ आपने कितने रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, सर हमने खरीदा था $10,000। ये है सर राम, राम ने खरीदा था $10,000 के बैंक, इससे बॉन्ड्स खरीदा था। और सामने वाला हमको क्या बोलता है कि चलो जी अगर ये वाली कंपनी पैसे नहीं देगी तो हम पैसे देंगे, पर आपको बदले में इसको कुछ देना पड़ेगा जिसका नाम होता है प्रीमियम। और ये हमको गारंटी देगा कि ये नहीं देगा तो हम देंगे, अगर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो हम देंगे, ठीक है ओके। बदले में हमें बैंक वाले को क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। अब आपके मन में ये बात है कि यार ये इंश्योरेंस जैसा ही है, तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि इंश्योरेंस जैसा ही है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। अब दिक्कत ये है, बाई चांस ये कंपनी डिफॉल्ट कर दी, कौन पैसे देगा, सर ये बैंक, ये पैसा देगा, ये वाला बैंक हमको पैसा दे देगा $10,000। हम ये बॉन्ड्स, उस बॉन्ड्स की तो कोई कीमत नहीं है सर, हम उसको बॉन्ड्स दे देंगे। या फिर सीधी सी बात है डिफॉल्ट कर दिया, और डिफॉल्ट कर दिया सर, मान लो इन्हें $3,000 ही मिल पाए, मार्केट में बॉन्ड्स की कीमत गिरेगी। अगर कंपनी थोड़ा 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 डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दी, इंटरेस्ट देना बंद कर दी, तो जो बॉन्ड्स 10,000 के थे उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 3,000। तो सामने वाली कंपनी से, सामने वाली बैंक से हमें कितना मिल जाएगा सर, $7,000 मिल जाएगा। इसको कैश सेटलमेंट बोलते, धीरे से समझाऊंगा। तो फिर से बोलो, फिर से बोल रहा हूं, हमने इस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, यस, हमने सामने वाले से इंश्योरेंस लिया, ऐसे बोल दूं, हाँ सर इंश्योरेंस लिया, बदले में प्रीमियम देंगे, यस। इंश्योरेंस किस बात का लिया, कि ये कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो आप पैसे दोगे, यस। और इस कंपनी ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया, ओके।
तो उस बॉन्ड्स की कीमत हो गई 3,000, जबकि सामने वाली कंपनी से हमें कितना लेना है 10,000, पर 10,000 तो ये देगी नहीं, तो ये इस सामने वाली इस बैंक से हम कितना डिफरेंस ले लेंगे सर, क्योंकि मार्केट वैल्यू बॉन्ड्स की कितनी हो गई है 3,000 हो गई है, जबकि हमें कितने की बात थी 10,000, तो इस बैंक से हम डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस कितना ले लेंगे 7,000। यहाँ तक ठीक है? यस सर, ये तो सर नॉर्मल इंश्योरेंस है। अब और एक बात सुनो। हाँ सर सुनो, ये एक और पर्सन है, हाँ ये और एक पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन कह रहा है कि यार ये कंपनी के, अगर मैं बॉन्ड्स खरीदता, मैं बॉन्ड्स खरीद नहीं रहा हूं, अगर मैं 10,000 रुपए के बॉन्ड्स खरीदता है ना, तो मुझे मालूम है ये कंपनी डिफॉल्ट करेगी फ्यूचर में। वाह, जब करेगी पता है तो बॉन्ड्स खरीदेगी ही क्यों? मैं कब खरीद रहा हूं? मैं खरीद ही नहीं रहा हूं। और फिर मैं क्या किया, मैं इस बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक मुझे भी इंश्योरेंस खरीदना है। ये बैंक है कि पागल है, किस बात का इंश्योरेंस? इस बात का इंश्योरेंस? बोले इंश्योरेंस नहीं, डेरिवेटिव्स। बोले अच्छा, मैं बोले स्पेकुलेशन करना चाहता हूँ। मतलब बोले देखो मैं इस कंपनी से बॉन्ड्स तो नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, और कितने रुपए के बॉन्ड्स पे? 10,000 रुपए के बॉन्ड्स पे प्रीमियम दे रहा हूँ। आपको क्या लेना देना भाई? आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप मान लो, झूठ मूठ में मान लो कि मैंने बॉन्ड्स खरीदा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप प्रीमियम से मतलब है ना, आपको पता है ना ये डिफॉल्ट नहीं करेगी, ये बैंक बोलती नहीं करेगी, तो बस प्रीमियम लेते रहो मुझसे। अगर इस बैंक ने डिफॉल्ट की, और जिस बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात भर कर रहा हूं, अगर उसकी कीमत होगी 3,000, तो डिफरेंस आप मुझको दे देना। इंश्योरेंस में ये नहीं होता। इंश्योरेंस में आप उसी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो जो आपने वाकई कर ले रखा है, उस पे इंश्योरेंस हो सकता है। यहां तो इसने कुछ नहीं ले रखा, खाली है, और बेकार में इन्होंने शर्त लगा लिया, इसने कहा कि ये डिफॉल्ट करेगी, बदले में प्रीमियम देगा, और डिफॉल्ट हो गया तो जो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होगी, 10,000 रुपए के बॉन्ड्स की जो मार्केट वैल्यू होगी, वो डिफरेंस इससे ले जाएगा। ये है एक्चुअल में डेरिवेटिव्स। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है सर इंश्योरेंस और डेरिवेटिव में अंतर क्या? अंतर है भाई, क्योंकि यार सब बच्चों को पता है, जब हम बैंक जाते हैं होम लोन के लिए, तो वो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? अगर सामने वाली कंपनी डिफॉल्ट करे, या सामने वाला पर्सन जिसने हाउस लोन ले रखा है, हाउसिंग फाइनेंस, हाउस, वो डिफॉल्ट कर दे, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लेंगे, बैंक सेफ है। ये एक्चुअल में इंश्योरेंस। लेकिन क्रेडिट डेरिवेटिव ये नहीं है, ठीक है। एक बताया कि इंश्योरेंस अलग है और डेरिवेटिव अलग है। डेरिवेटिव में तीनों चीजें पॉसिबल है। क्या क्या? हेजिंग तो है ही, ये जैसे हेजर है, हेजर्स है, हेजिंग तो है, स्पेकुलेशन भी और आर्बिट्रेज भी होता है। खैर, तो अभी मुझे क्या पढ़ाना है? क्रेडिट डेरिवेटिव। और क्रेडिट डेरिवेटिव्स में मुझे दो तरीके से हम ये जो डिफॉल्ट है ना उससे बच सकते हैं, दो टूल्स को यूज कर सकते हैं। एक का नाम है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, और एक का नाम है कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। ठीक, ओके सर। तो पहले जो बात करेंगे हम, वो किसकी बात करेंगे? CDS। एक बार डायग्राम देख ले, 4 थियरी पूछ सकता, वो थियरी डिस्कस कर रहा हूं। ओके सर, ये नाम कहां से लाए? डेंजर कॉर्पोरेशन। सर ये नाम आप कहां से लेकर आए? ये नाम आपके ICAI के मटेरियल में है। तो ICAI ने जो एग्जाम्पल लिखा है अपने मटेरियल में, उसी से मैंने ये, बस उसने पैराग्राफ में लिख रखा है और मैंने डिजाइन बना दिया है। सर ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो अब डिस्कस करते हैं बिल्कुल ध्यान से। और ये स्टोरी आपको याद आ गई और इसने आपने यही शब्द लिख दिया, टेंशन खत्म हो जाए। तो एक कंपनी का नाम है सर, कंपनी का नाम क्या है? कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है डेंजर कॉर्पोरेशन। नाम से क्या लग रहा है सर? डेंजर। और ये बॉन्ड्स इश्यू कर रही है सर, डेंजर से लग रहा है। डेंजर कॉर्पोरेशन सर नाम कहाँ का है? आपके ICAI ने एक स्टोरी बताया, उसमें नाम है डेंजर कॉर्पोरेशन। तो इसने बॉन्ड्स इश्यू किया। सर इसके बॉन्ड्स खरीदेगा कौन? एक और कंपनी जिसका नाम है BB कॉर्पोरेशन, बोले हम खरीदेंगे। और इन्होंने $10 मिलियन के बॉन्ड्स खरीदा। ठीक है, खरीद तो लिए भैया। ये दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? इसने क्या किया? ये इनिशियल बोरो है सर, इसने तो बोरो किया ना, तो इसका नाम है इनिशियल बोरोवर, या इसको आप बोलते हो रेफरेंस एंटिटी।
इसने क्या किया, बॉन्ड्स इश्यू किया कितने के, $10 मिलियन के, किसको, बीबी कॉर्पोरेशन। तो बीबी कॉर्पोरेशन ने इन्वेस्ट किया, सीधी सी बात, ये इन्वेस्टर है, हाँ जी इन्वेस्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या है, बीबी कॉर्पोरेशन को डर किस बात का, नाम क्या है, डेंजर कॉर्पोरेशन, तो दिक्कत तो है यार। यस सर। अब दिक्कत ये है, इसको टेंशन कि यार ये पैसे देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। तो एक बैंक मिली जिसका नाम है एसएस बैंक। बोलते सुनो ना, हम गारंटी दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर ये पैसे नहीं देगा ना डेंजर कॉर्पोरेशन, तो हम आपको देंगे कितने मिलियंस, बोले 10 मिलियन पार वैल्यू ना, चलो 10 मिलियन ले लेना, खुश, ठीक है। पर बदले में मतलब इन्होंने जो है, इन्होंने खरीद लिया, बीबी कॉर्पोरेशन ने क्या खरीदा, सीडीएस। सीडीएस मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। किससे खरीदा, एसएस बैंक से। बदले में क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम, पीरियोडिकल जो भी हो। अब यार नामकरण करना पड़ेगा, कितनी पार्टी है, पहला थियरी, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कितनी पार्टी होती है, 3। पहला इनिशियल बोरोवर, या इसको बोलते हैं रेफरेंस एंटिटी। दूसरा सेलर ऑफ सीडीएस, जिसका नाम मैंने क्या बोला, एसएस बैंक। और तीसरा बायर ऑफ सीडीएस या इन्वेस्टर, ये बाय करता सीडीएस, बदले में क्या देता है, प्रीमियम, ठीक है। सर ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है कि नहीं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता। इसके बीच में और इसके बीच में जो होता है वो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओटीसी होता है। यस, कभी भी ये एक्सचेंज ट्रेडेड हो ही नहीं सकता, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओवर द काउंटर बात होती है, ठीक है। बात हो गई सर, ठीक है। तो इसका टेंशन खत्म है, बस प्रीमियम इसको रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं प्लीज आपको रटवा रहा हूं, मेरी मजबूरी है सर, बहुत टाइम निकालिए, 17 मिनट आप इसी पे खर्च कर सकते हो। हाँ जी करूंगा मैं, सॉरी। तो अब ठीक है सर, 3 पार्टी हो गई, 3 पार्टी का नाम तो हो गया। अब सर मान लो इसने डिफॉल्ट किया, यस, अगर इसने डिफॉल्ट किया, मान लो इन्होंने इंटरेस्ट देना कम कर दिया, तो ये जो बॉन्ड्स है 10 मिलियन, इसकी जो मार्केट वैल्यू डिफॉल्ट होने की वजह से $3 मिलियन हो गई। मार्केट वैल्यू $10 मिलियन की से $3 मिलियन हो गई, और ये पक्का हो गया कि ये डिफॉल्ट कर रही है। सर ये पक्का कौन करेगा, कौन बोलेगा कि इसने वाकई डिफॉल्ट चालू कर दिया, या फिर ये कौन, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे पता लगेगा, कब ये सेटलमेंट होगा और कब इसको करना पड़ेगा। ये तो एसएस बैंक तो ये भी कह सकता ना, देगी ना भाई, अभी देगी, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो 2 महीने हुए, अभी तो 4 महीने हुए, इस तरह से भी तो लटका सकते हैं। बोले नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल स्वैप एंड डीलर एसोसिएशन है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। सर क्या बोले, इंटरनेशनल स्वैप एंड डीलर एसोसिएशन, ISAD, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि कब डिफॉल्ट माना जाए, ठीक है सर। सर ये क्यों करवा रहा हूं, मैं आपको याद करवाऊंगा ना भाई, ठीक है सर। फाइनल हो गया कि इन्होंने डिफॉल्ट किया, और जो बॉन्ड्स 10 मिलियन का इन्होंने खरीदा था, उसकी कीमत $3 मिलियन हो गई। अब इसको तो लॉस है, किसको लॉस है, सर बीबी कॉर्पोरेशन को। पैसा किससे मांगेंगे, इससे। अब पैसे 2 तरीके से मांग सकते हैं, या तो फिजिकल सेटलमेंट या तो कैश सेटलमेंट। सर फिजिकल सेटलमेंट क्या होगा, सुनोगे, जो बॉन्ड्स है पेपर में तो उसकी कितना था, पार वैल्यू कितना था सर, 10 मिलियन। वो बॉन्ड्स जो बीबी कॉर्पोरेशन है फिजिकली दे देगा एसएस बैंक को, बोले ये पकड़ो भैया, टेंशन खत्म, ये पकड़िए आपके बॉन्ड्स और मुझे पैसा दे दो, कितना, 10 मिलियन दे दो, दिस इज फिजिकल सेटलमेंट, 10 मिलियन दे दीजिए, दैट्स इट। मतलब हम आपको बॉन्ड्स दे देते हैं और आप हमको पैसे दे दीजिए, हमारा 10 मिलियन, हमको नहीं मालूम कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक ये जिसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। दूसरा कैश सेटलमेंट, समझ ही गए होगे भाई, बॉन्ड्स का वैल्यू कितना हो गया, 3 मिलियन, डिफरेंस हमको दे दो, कितना डिफरेंस दे दो, 7 मिलियन दे दीजिए, बात खत्म। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि सीडीएस में कितनी पार्टी होती है, 3, इनिशियल बोरोवर, बायर ऑफ सीडीएस और सेलर ऑफ सीडीएस। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि यार कैसे सेटलमेंट हो सकता है, 2 सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकता है और कैश सेटलमेंट भी हो। तीसरा, इसका यूज कहां कहां होगा,
तो इसका यूज पहला तो आपको दिख ही रहा है सर, हेजिंग के लिए, हेजिंग में यूज होगा। यस, हेज कर सकते, इसने रिस्क को हेज किया ना, या प्रोटेक्शन। सर दूसरा क्या यूज हो सकता है? दूसरा हो सकता है स्पेकुलेशन। सर स्पेकुलेशन मतलब ये है कि ये यहां से ये बंदा बीबी कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स खरीदता नहीं पर सीडीएस खरीद लेता, अभी बताया था। ये मान के कि ये कंपनी डिफॉल्ट करेगी, नाम ही दिख रहा है डेंजर कॉर्पोरेशन, डिफॉल्ट करेगी, बॉन्ड्स नहीं खरीद रहा है। पर इससे एसएस बैंक से बोल रहा है, सुनो ना एसएस बैंक, आपको क्या मतलब मैं बॉन्ड खरीदूं कि नहीं खरीदूं? चलो 10 मिलियन के बॉन्ड्स पे मैं आपको प्रीमियम देने को तैयार हूं। अगर मार्केट में 3 मिलियन हो ना, तो फिर कैश, मतलब सर ये जो आप स्पेकुलेशन करोगे कैश सेटल ही होगा। हाँ, सिंपल सी बात है। और एक होता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर का आईसीएआई ने कुछ भी लिख रखा है, पर मेरी नजरों में आर्बिट्रेज कैसे होगा एक बात बताओ। इस 10 मिलियन के बॉन्ड्स पे मान लो कूपन हमको मिल रहा है 10%, कूपन मिल रहा है 10%, मतलब सर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और हमने सीडीएस भी खरीद लिया है और हमको 2% देना भी पड़ रहा है प्रीमियम का, तो सर 8%। यस, बात बारीकियों से समझो। सर जो बॉन्ड्स हमने खरीदा है उस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, बिल्कुल सही। पर क्योंकि हमको रिस्क था तो चलो ना यार हम सीडीएस खरीद लेते हैं, तो 2% हमने प्रीमियम भी दिया, मान लो 2% हमको देना पड़ता है, भी तो 8% मिलेगा। हाँ, अब तो कोई, क्या ये पक्का मिलेगा? हाँ, क्या कोई रिस्क है? नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट होगा तो इधर से मिलेगा, मतलब 8% क्या पक्का मिलेगा? पक्का मिलेगा। अब आपने पता लगाया कि रिस्क फ्री रेट क्या चल रहा है, रिस्क फ्री रेट चल रहा है 6%। चलो आर्बिट्रेज कर लो, रिस्क फ्री से पैसे उधार लीजिए, ये बॉन्ड्स खरीदिए और 2% इधर भी दीजिए, तो भी आपको 8%, 6% पे उठाया, 8% से है और रिस्क फ्री प्रॉफिट है। दिस इज आर्बिट्रेजर। और आपके आईसीएआई मॉड्यूल में जो लिखा उसे रट सकते तो रट लो, वहां फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग शब्द लिखा हुआ, कोई सेंस नहीं है उसका, बाकी आपकी मर्जी। मैंने आपको आर्बिट्रेज क्या होता है एक एग्जांपल बताया। तो 3 चीजें मैंने करवाया। पहला, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कितनी पार्टी होती? 3, 1 2 3, नाम बोलो। सर एसएस कॉर्पोरेशन, नहीं भैया ऐसा वाला नाम नहीं। ये क्या हो गया सर? इनिशियल बोरोवर, इसको रेफरेंस एंटिटी बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया सर? ये हो गया बायर ऑफ सीडीएस, और ये क्या हो गया? सेलर ऑफ सीडीएस, ठीक है, ओके। दूसरा, किस टाइप से सेटलमेंट होता है सीडीएस का? सर 2 हो सकते हैं, फिजिकल सेटलमेंट और कैश सेटलमेंट। ये मुझे समझाना नहीं, ये आपको समझ में आ गया। तीसरा, कौन कौन यूज कर सकते हैं इसका? तो यूज कौन कौन कर सकते? एक हेजर्स, ये तो यही हो गया। दूसरा स्पेकुलेटर्स, और तीसरा आर्बिट्रेजर्स। और सर सीडीएस का फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है? ये एक टाइप का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो अगर सीडीएस का फीचर क्या है, क्या क्या लिख सकते हैं, जरा देखते हैं। सर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता है। सर एक ही तो बात है यार, एक ही बात को अब घुमा फिरा के क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इंस्टीट्यूट लिखा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता। दूसरा, ये क्यों खरीदा जाता है? स्पेशली ये प्रोटेक्शन कर रहा है। किस चीज का प्रोटेक्शन कर रहा है? डिफॉल्ट, अगर क्रेडिट डिफॉल्ट होता तो उसका प्रोटेक्शन करता है। बदले में इसको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है, ओके। और क्या फायदा है सीडीएस? सीडीएस से ये फायदा है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है। बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं ना तो रात में आराम की नींद आएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और सर डिफॉल्ट कब माना जाएगा? उसके लिए एक नाम क्या बोला था मैंने? ISAD, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। डीलर नहीं है, डेरिवेटिव एसोसिएशन, वही है क्या? हाँ सर एक बार प्लीज चेक कर लो ना यार, फीचर्स। इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन लिखना तो लिख देना। तो मैंने एक चार्ट के माध्यम से बता दिया। सीडीएस में पार्टी क्या होती है? इनिशियल बोरोवर होता है, बायर होता है और सेलर होता है। कौन कौन यूज कर सकता है? हेजिंग में यूज होता है, आर्बिट्रेज में यूज होता है, स्पेकुलेशन में। सेटलमेंट कैसे होता है सीडीएस का? फिजिकल सेटलमेंट होता है, कैश सेटलमेंट, ठीक है। और सर फीचर्स क्या होते हैं सीडीएस के? ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता, डिफॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है, कॉन्फिडेंस होता है बॉन्ड परचेस करने में, प्रीमियम देना होता है और आईएसएडी की गाइडलाइन फॉलो करना होता है।
ठीक है, ओके सर। मेरे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ। मैं इसमें और भी बहुत ज्यादा कहानी बता सकता हूँ, नहीं बताना भैया, सीडीएस कर लो, बात खत्म। ठीक है जी, आगे चले। यस, अब बात किसकी हो रही है? अब बात करें हम कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, वो भी अच्छा, सीडीओस। ओके सर, हाँ जी। तो क्या खत्म किया हमने? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। बात क्या हो रही थी? क्रेडिट डेरिवेटिव। सर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तो कर लिया, उसके अलावा भी और एक टॉपिक डला हुआ है हमारा, कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। इट मींस बात है सीडीओ की, जैसे सीडीओस। और अगर मैं कहूँ ये टॉपिक करने से पहले आपको सिक्योरिटाइजेशन करना जरूरी है। हाँ, सिक्योरिटाइजेशन अगर नहीं कर रहे हो तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल समझ में नहीं। सर सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता था, पहले वो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन में एक कंपनी होती थी, एक बैंक, जिसको नाम बोलते थे हम हाउसिंग फाइनेंस। यस, ये लोगों को लोन देती थी। यस, लोगों को इन्होंने लोन दे दिया, हाउसिंग लोन, और भी लोन हो सकते। अब हाउसिंग लोन है तो बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया, तो क्या करते थे ये, अपने जो लोन है, जो एसेट है, वो ट्रांसफर करते थे। किसका नाम होता था? एसपीवी को। और एसपीवी इसके बदले में क्या इश्यू करता था? सिक्योरिटीज। क्या था, क्या दिया था हमने? सर हमने दिया था लोन, लोन दिया था। तो लोन जो आने वाला है, हमने पूरा लोन का जो पैसा, इंटरेस्ट वगैरह जो आने वाला है, हमने जो लोन दिया वो हमारा एसेट है, और उसको हमने एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया था। और एसपीवी उसके बदले में क्या इश्यू करती थी? सिक्योरिटीज। मेरे ख्याल से सर इसको क्या बोलते थे? इसको वैसे बोलते थे कोलेटराइज्ड लोन ऑब्लिगेशन, कोलेटराइज लोन ऑब्लिगेशन। अच्छा सर, ओके। लेकिन अब क्या कर रहा है कि यार एक लोन का, हमने लोन किसको दिया? पब्लिक को दिया, हाउसिंग लोन, ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरी कंपनी को भी लोन दिया, कंपनी को लोन दिया। और कंपनी को लोन दिया तो बदले में क्या खरीदा होगा? हमने बॉन्ड्स खरीदा। ओके सर, तो यहां से भी इंटरेस्ट आने वाला है, यहां से भी इंटरेस्ट आने वाला है। अगर मैं कहता हूं सिर्फ मैंने बॉन्ड्स खरीदा, अलग अलग कंपनी के बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदा, तो सर ये तो हमारे लिए एसेट हो गए। यस, अब इसका एक पुल बना दिया, और वो पुल मैंने एसपीवी को ट्रांसफर किया, और एसपीवी उसके बदले में सिक्योरिटी इश्यू कर रहा है, तो सर इसको बोलते थे कोलेटराइज बॉन्ड ऑब्लिगेशन। अगर सिर्फ बॉन्ड का पुल बना के, बॉन्ड्स का पुल बनाकर मैंने एसपीवी को ट्रांसफर किया, और उसके बदले में वो सिक्योरिटी इश्यू कर रहा है, तो कोलेटराइज बॉन्ड ऑब्लिगेशन। और अगर मैं कहता हूं लोन, हाउसिंग लोन, जो पब्लिक को लोन दिया उसके बदले में, मतलब सर यहां एसेट बैक मॉर्टगेज बोल सकते हैं। यस, एसेट्स। अच्छा, यहाँ एसेट्स होती है, हाउसिंग लोन, रियल एस्टेट, और यहाँ बॉन्ड्स होते हैं, बस। और सर अगर ये कोई कंपनी, ये दोनों काम, कोई बैंक दोनों का पुल बना ले, लोन का भी और बॉन्ड्स का भी, दोनों को मिलाकर, तो फिर इसको बोला जाता है कोलेटराइज डेट ऑब्लिगेशंस, सीडीओ। बस, और कुछ नहीं, सिंपल है। और बस आपको डिटेल पढ़ना तो डिटेल पढ़ देना, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता इस टॉपिक पे। थोड़ा सा मैंने राइट अप कर रखा है, 1 सेकंड का टाइम देना, इसको मैं थोड़ा सेव कर लूँ, नहीं तो फिर मुझसे बोर्ड नोट्स मांगोगे। ओके, दैट्स इट। और कुछ था नहीं, एक बार देख ले कि मैंने क्या लिखा। प्लीज़ जो चीज़ लिखा एटलीस्ट उतना तो आपको याद रखना है। और सर अगर हमको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास ICAI का राइटअप है, जो मैं आपका, जिसका PDF मैंने ऑलरेडी आपको अमेंडमेंट करके दे दिया है। तो सर कोलेटराइज डेट ऑब्लिगेशन क्या? मैंने कहा ये एक पर्सन है जिसका नाम है ओरिजिनेटर्स, मतलब सर ये बोरोवर, ये बोरोवर नहीं है सर, इन्होंने, बोरोवर तो कोई और होता था, याद है? बोरोवर तो ये है सर। यस, तो इन्होंने दो काम कर रखा है, एक बॉन्ड्स खरीद के रखा है किसी कंपनी के, और हाउसिंग लोन भी दे रखा है। हाउसिंग लोन ले नहीं रखा, दे रखा है। तो सर दोनों तरफ से इंटरेस्ट आएगा, और इसका इन्होंने पुल बना दिया, और वो पुल एसपीवी को ट्रांसफर किया, और एसपीवी उसके बदले में सिक्योरिटी इश्यू करेंगे, जिसको बोला जाता है कोलेटराइज डेट ऑब्लिगेशन। पढ़ लोगे बाकी? ओके, तो कुछ स्पेशल है नहीं है, सिक्योरिटाइजेशन कर रखा तो ये हो जाए। सर टाइप्स कितने होते हैं? एक, 3 टाइप बताए उन्होंने, कैश फ्लो सीडीओस,
सिंथेटिक सीडीओस और आर्बिट्रेज सीडीओस। सर कैश फ्लो सीडीओस क्या हो? अगर ये ओरिजिनेटर अपनी एक्चुअल में एसेट्स ट्रांसफर कर देता है एसपी, बिकॉज एक्चुअल में ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर देता है, तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो सीडीओस। पूरी एसेट ट्रांसफर कर देता है। और सर दूसरा क्या सिंथेटिक सीडीओस क्या है? ये एक्चुअल बैलेंस शीट से जाता नहीं है पर रिस्क ट्रांसफर कर देता है, रिस्क। इसको बोलते हैं सिंथेटिक सीडीओस। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पढ़ सकते हो, एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन आपका किया हो। जहां सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर हो रही है उसको बोल रहा है कैश फ्लो सीडीओस। और अगर सिर्फ एसेट ट्रांसफर, एसेट तो हमारी बैलेंस शीट में ही रहेगी, हम सिर्फ उसका रिस्क ट्रांसफर कर रहा है और उसके बदले में सिक्योरिटी इश्यू कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक सीडीओस। और एक होता है आर्बिट्रेज सीडीओस। कुछ बताया नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में, पर सिंपल सी बात है, जब यहां से आ रहा है तो यहां से आ रहा है 10%, और जब हम इधर दे रहे हैं और इधर दे रहे हैं और इधर से आ रहा है 12%, मतलब पक्का पक्का मिलेगा। रिटर्न का कैलकुलेशन, रिटर्न 12%, सर 12% और 10% का कंपैरिजन, वो जो 2% का फायदा है। और भी मैं आपको बता सकता हूं इसमें कि आर्बिट्रेज सीडीओस क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है तो मैं ज़्यादा आप पे चर्चा ना करूं। इन्होंने कहा कि जब हम इश्यू करते तो जो स्प्रेड है इसका और इसका स्प्रेड है, उससे हमको फ़ायदा होता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज सीडीओ। हालांकि मैग्नाइज ट्रेंच हो गया, सीनियर ट्रेंच हो गया, जूनियर ट्रेंच हो गया, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कि जूनियर ट्रेंच जो होता है सर ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो रिटर्न कमाया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं आर्बिट्रेज सीडीओ। तीन टाइप का सीडीओ याद रखना, कैश फ्लो सीडीओ, सिंथेटिक। कैश फ्लो सीडीओ में क्या होता है सर, एसेट ट्रांसफर होता है। और सर सिंथेटिक सीडीओ में क्या होता है सर, सिंथेटिक सीडीओ में आपका सिर्फ रिस्क ट्रांसफर होता है, एक्चुअल एसेट ट्रांसफर नहीं होता। और आर्बिट्रेज सीडीओ में जो ओरिजिनेटर है वो रिटर्न कमा लेता है। ठीक है, अगर मैं और भी एक्सप्लेन करूं, हाँ सर कर दो, ज़्यादा अच्छा है। आईसीएआई के में राइटअप नहीं लिखा है, मान लो ये एसपीवी है, ये एसपीवी है। जब एसपीवी सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो यार दिक्कत क्या है, कुछ ऐसे भी तो इन्वेस्टर होंगे जो चाहते हैं रिस्क कम ले, कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो कहते हैं कि रिस्क हम ज्यादा लेने को तैयार है, रिटर्न भी हमको ज्यादा मिलना चाहिए। तो तीन ट्रेंच बना देती है, ट्रेंच बोलते हैं। एक होता है जूनियर ट्रेंच, दूसरा होता है मैग्नाइज ट्रेंच, और तीसरा होता है, सर यहाँ सीनियर लिख दीजिए, और लास्ट में होता है जूनियर ट्रेंच। इधर से जो भी पैसा आता है सबसे पहले पैसे इसको मिलते हैं, उसके बाद इसको मिलते हैं, और अगर लास्ट में पैसा बचा तो लास्ट में जूनियर ट्रेंच को मिलता है। इसको थोड़ा सा रिस्क है, पैसा बचा तो इसको ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिटर्न है। तो ये लोग क्या करते हैं लास्ट में, ये खुद ही जो एसपीवी या ओरिजिनेटर है ये जूनियर ट्रेंच खरीद लेते हैं। तो बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाहता, तो बस इतना समझ लो कि तीन टाइप का सीडीओ होता है। मैं घुस जाता हूं कि यार आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके। तो याद रखना सीडीओस कितने टाइप के, तीन टाइप के, कैश फ्लो सीडीओस, सिंथेटिक सीडीओस, आर्बिट्रेज सीडीओस। सर आर्बिट्रेज के विषय में और पढ़ना चाहेंगे तो इंस्टीट्यूट ने कुछ लिखा ही नहीं, क्या पढ़ोगे। हाँ अगर पढ़ना है तो सिंथेटिक सीडीओ और कैश फ्लो सीडीओ के विषय में दे रखा है, ठीक है, ओके सर। और सीएन के विषय में भी दे रखा, पर है नहीं है वो सिलेबस में, तो क्यों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आ सकता है कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है सीडीओ इश्यू करने में। सबसे पहला है डिफॉल्ट रिस्क। सर मतलब ये लोग डिफॉल्ट कर ले तो यार ओरिजिनेटर को काहे का दिक्कत, बेटे ओरिजिनेटर को दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसको है, दिक्कत जनरली जूनियर ट्रेंच को। क्योंकि अगर डिफॉल्ट हुआ इन लोगों को तो पैसा मिल ही जाएगा, मिल ही जाता है, जूनियर ट्रेंच जो है, और जनरली जूनियर ट्रेंच ना ये लोग ही बन जाते हैं। ये अभी ये चीज मैंने आपको नहीं बताया। ओके, तो डिफॉल्ट रिस्क तो है भाई, ठीक है सर। डिफॉल्ट रिस्क के अलावा और क्या रिस्क होता है सर, अगर ये प्री पेमेंट कर दे तो दिक्कत है। अगर ये लोग प्री पेमेंट कर दे तो जो हमने इन लोगों से बात किया था, क्योंकि प्री पेमेंट से कहीं ना कहीं लॉस होता, तो प्री पेमेंट रिस्क भी है, ठीक है। एक कौन सा मैंने बोला है डिफॉल्ट रिस्क, एक कौन सा बोला प्री पेमेंट रिस्क। सर इसके अलावा और क्या रिस्क हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, यहां से जब हमने लोन लिया तो फिक्स या फ्लोटिंग पे, मान लो फ्लोटिंग पे हमने फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड्स खरीदा है, फ्लोटिंग वाले, और जब हम इश्यू कर रहे हैं सिक्योरिटी तो फिक्स वाले,
तो दिक्कत है अगर फ्लोटिंग रेट बढ़ गया तो, या फिर फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट कम हो गया तो इधर से कम आएगा और इधर तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये भी तो एक रिस्क है जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। पहला रिस्क कौन सा है? डिफॉल्ट रिस्क, दूसरा प्रीपेमेंट रिस्क, तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। सर इसके अलावा और कौन सा रिस्क हो सकता है? ये याद करना पड़ेगा, ये वाला जो करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम जो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, अगर ये हम फॉरेन कंपनी का खरीद रहे हैं तो सर फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, रेट कहीं कम हो गया डॉलर का तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो यही सब लिखा हुआ है, डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और एक प्रीपेमेंट रिस्क, और एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, और एक कौन सा? री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इधर से पैसा आएगा और उसको हमको क्या करना है? सर उसको तो इनको देना ना बेटे, इनको देने से पहले कि यार इनको तो एक टाइम पर देना, हम री इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं, कहीं री इन्वेस्टमेंट रेट कम हो गया तो ये भी दिक्कत है। ओके सर, री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। और सीडीओस लिक्विड नहीं है, लिक्विड मतलब बेचा नहीं जा सकता बहुत स्पीड से, जिस स्पीड से शेयर्स या जनरली बॉन्ड्स बेचा जा सकता, ऐसे इस स्पीड से इन सिक्योरिटीज को नहीं बेचा जा सकता। सर अगर मैं कहूं कोलैटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन से क्या थियरी आ सकता है, तो ये वाला थियरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? रिस्क इन्वॉल्व इन सीडीओस। प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और मैं ऐसे ही रफ में पढ़ाऊंगा, अगर आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो कि ऐसी थियरी तो नहीं आ रही है तो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं हम। वेदर डेरिवेटिव, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स और कुछ डेरिवेटिव मिसहैप्स और लेसन्स है, वो भी पढ़ लेते। कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है ये मेरे काम की बात नहीं है, तो इसको मैं अभी यहीं खत्म कर रहा हूँ, इसका राइटअप दे दे रहा हूँ, प्लीज रीड कर लीजिए। चलो जी, अब आगे बढ़े क्रेडिट डेरिवेटिव के बाद। यस, अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और सिंपल काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वेदर डेरिवेटिव्स। सर वेदर डेरिवेटिव्स है क्या? मौसम। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, देख ध्यान से समझना वेदर डेरिवेटिव है क्या। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट डिपेंड करता है वेदर पर। सर सपोज जूस फैक्ट्री या फिर एयरलाइन कि यार वेदर के इफेक्ट होने से उनके नंबर ऑफ क्वांटिटी या उनके वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है। यस, अगर वेदर खराब रहेगा तो एयरलाइन कंपनी को लॉस होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो कम हो जाएगी, आप भी जानते हो। तो वो एक रिस्क तो है भाई। और उस सर फार्मर्स ना यार, किसान लोग, हाँ किसान लोगों को भी तो लॉस हो जाता है वेदर से। तो क्या ऐसी कंपनी रिस्क से हेज कर सकती है? कर सकती है, इसके लिए यूज होता है डेरिवेटिव। तो सर बात है वेदर डेरिवेटिव और इंश्योरेंस एक ही है कि नहीं? इंश्योरेंस जनरली किस लिए होता है, मेरी बात समझना है। इंश्योरेंस जैसे किसान लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, फार्मर्स, तो वो इंश्योरेंस जनरली जब बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा तब, ऐसा नहीं कि अगले दिन एक दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई और फिर इस पे नहीं होगा, या तो पूरी तरह से सूखा पड़ जाए या तो भूकंप आ जाए, तब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम में थोड़ी सी झंझट है। डेरिवेटिव सिंपल है, इट मींस सर आप इंश्योरेंस और डेरिवेटिव में अंतर कर सकते हो। यस, इंश्योरेंस जनरली ऐसी चीजों का होता है जो बाई चांस वाली बात है। बाई चांस मतलब अर्थक्वेक तो बाई चांस वाली बात है ना यार, और सूखा, बिल्कुल सूखा पड़ना ये भी बाई चांस वाली बात है। पर वेदर डेरिवेटिव्स जो होगा वो जो बार बार चीजें होती है उस पर भी आप डेरिवेटिव कर सकते हो, उस पर भी आप शर्त लगा सकते हो। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, न्यूमेरिकल है नहीं, सिंपल टॉपिक है। तो मैंने कुछ जो है आपका एएफएम का मॉड्यूल से यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया है, काम कीजिए। तो वेदर डेरिवेटिव्स में क्या है स्पेशली लिखा है, रिस्क फेस बाय कंपनी हुज परफॉर्मेंस इज लायबल टू बी अफेक्टेड बाय वेदर्स। नाम जरूर लिख देना, एयरलाइंस कंपनी और जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब उसका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? वेदर पे। सर आने के चांसेस कम है, पर आ गए तो। थियोरी मेरा पढ़ाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, पर क्योंकि न्यू थियोरी है ना इसलिए करवा।
और जो मैनेज है बेटे ये वाला रिस्क, यहाँ प्राइस रिस्क की बात नहीं है, यहाँ है वॉल्यूम रिस्क की। प्राइस रिस्क के लिए वेदर डेरिवेटिव नहीं है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये है वेदर डेरिवेटिव। और ये कब कम होगा? जब अनफेवरेबल वेदर हो, तो वेदर डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस हो रहा। और वेदर में क्या आएगा? रेनफॉल, और क्या आ सकता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, बहुत सारी बातें। ठीक है सर। तो हेज हमको स्पेशली क्या करना? वॉल्यूम रिस्क। बेटे ये कीवर्ड्स है, वॉल्यूम रिस्क, वॉल्यूम रिस्क। वॉल्यूम वेदर के चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। वेदर डेरिवेटिव प्राइस रिस्क के लिए नहीं है। ओके। फिर क्या करना? आप इंश्योरेंस और वेदर डेरिवेटिव के में अंतर समझा देना। लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। और सर हमें फिर भी ICAI का राइटअप चाहिए, तो वो तो मैं दे ही रहा हूं आपको। और ये बताना कि कितनी पार्टीज होती है वेदर डेरिवेटिव में। मेरी बात समझना, 2 पार्टी होती होगी। यस, एक प्रीमियम देते, जैसे इंश्योरेंस में प्रीमियम, मुझे वेदर डेरिवेटिव में जाना है। एक ये हो गया कि सामने वाला मुझे प्रीमियम देते मुझे जाना है, मुझे रिस्क से बचना, मैं प्रीमियम देते जाऊंगा। और अगर अनफेवरेबल वेदर होगा तो मुझे एक साथ मिलेगा वॉल्यूम पर। ठीक है, तो कितनी पार्टी होती है? एक डेरिवेटिव बाई करता है, एक डेरिवेटिव सेल करता है। और एक आएगा कि यार डेरिवेटिव में जो हमको प्रीमियम वगैरह देना पड़ता है, ऑप्शन में जो भी हो, उसका प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? कितना प्रीमियम दे, क्या हो सकता है? ये दिक्कत की बात है ना। क्यों? क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। मेरी बात समझने की कोशिश करना यार। यहाँ जो डेटा है कि यहाँ बारिश होगी नहीं होगी, क्या होने वाला, हम अनुमान ही तो लगा के काम करते हैं कि यार ऐसा होगा, ऐसा हो सकता, तो चलो यार, और ऐसा होने की ज्यादा संभावना है तो चलो इतना हम प्रीमियम देने को तैयार। प्रीमियम कैसे डिसाइड करोगे? मान लो वेदर डेरिवेटिव चल रहा है और 3 महीने बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, इस पे चलो यार हम काम कर रहे हैं। बात यह है कि प्रीमियम कैसे डिसाइड करोगे? सर बारिश होने की ज्यादा संभावना है तो प्रीमियम ज्यादा। सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने की वजह से मेरा नुकसान होने वाला है, तो मैं प्रीमियम देना चाहता हूं। अब बारिश होने की ज्यादा संभावना है तो ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। सवाल ये ही तो है कि अनुमान कैसे लगाए। तो क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंपनी में वेदर तो अलग अलग होता है। एक कंट्री की बात छोड़ दो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेदर अलग हो सकता है। बैंगलोर में अलग हो सकता है, पुणे में अलग हो सकता है। दिक्कत की है। दूसरा, अनुमान नहीं लगा सकते, प्रिडिक्शन करना। और टेम्परेचर मॉडलिंग, मतलब यार नो डाउट कि यार टेम्परेचर फिक्स होता है सीजन वाइज, पर अभी तो सिचुएशन ही खराब है, उसमें भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो कितना प्रीमियम देना ये डिसाइड करना थोड़ा सा। वेदर डेरिवेटिव पर आएगा नहीं क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि वेदर डेरिवेटिव पे आएगा, तो लिख देना भाई, बहुत कुछ। एक करना था मुझे वेदर डेरिवेटिव्स, क्योंकि इस पे जब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने। थ्योरी खुद से भी पढ़ सकते हो, बस मैं आइडिया दे रहा हूं कैसे करना है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव। सर इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स क्या लगता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव क्या होता होगा? सर लाइट जाएगी, मतलब पावर फेलियर, क्या क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटे, बात समझो, बात समझो। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स क्या है? प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोडक्शन का काम करती है, उन्हें कम से कम लंबे समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, इसमें क्या दिक्कत? दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम है तो प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस आज की चिंता नहीं है, आज इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं, वो जो पावर प्लांट है वो हमें जितने में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ठीक है, आज के रेट से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। यस सर, और फ्यूचर में रेट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा हम नहीं जानते ना यार, ये तो एक चिंता का विषय है। तो यार काश कोई हमें बता दे कि भैया आपको ये फिक्स रेट पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, दैट्स इट। प्रॉब्लम किसका है? उन कंपनीज का जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है लंबे समय के लिए। तो हमें उस इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या लग रहा है सर आज के रेट से तो फ्यूचर का रेट ज्यादा रहेगा, मुझे आज के रेट से कंपैरिजन नहीं, फ्यूचर में क्या रेट होगा कोई बता दे। 10 रुपया पर यूनिट, बस, उससे ज्यादा नहीं। कोई बता दे 50 रुपए पर यूनिट से ही आपको देना पड़ेगा, बस मैं निश्चिंत तो हो जाऊं। काश कोई ऐसा आए
आज का रेट 10 चल रहा है, आज के रेट से मतलब नहीं है, एक रेट फाइनल करते हैं कि आपको 40 रुपया पर यूनिट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, फिर मेरा टेंशन खत्म। काश कोई ये फिक्स बताते, और ऐसा बताया जा सकता है, मैं किसी के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि ठीक है भाई 40 से ऊपर नहीं लगेगा, दैट्स इट, फिर मेरा टेंशन खत्म। मुझे 40 ही देना है, डिफरेंस आएगा तो मैं दे दूंगा, और कम ज्यादा कम होगा तो वो मुझे दे देगा, इस तरह से, मतलब आप समझ रहे हो ना। यस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना सर, यस। दूसरा ऑप्शन, मैं प्रीमियम देते जाऊंगा, यस। अगर 40 से ऊपर बढ़ा तो एक्सरसाइज कर लूंगा, मुझे 40 में मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ सर, ये ऑप्शन और फ्यूचर तो आप समझदार हो। फॉरवर्ड किसके थ्रू होता है सर? फॉरवर्ड ओवर द काउंटर हो सकता है। फ्यूचर किसके थ्रू? सर ये सब लिखना है कि हाँ ना बेटे। तो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव क्या है सर? रिस्क फेस कौन करता है? ऐसी कंपनी जिसको रिक्वायरमेंट है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। और कब? लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ओके। क्योंकि स्पॉट प्राइस जो इलेक्ट्रिसिटी का है ना, वो वॉलेटाइल है, ठीक है सर, चेंज होते रहता है। Hence there is a need for hedging instrument to reduce price risk। याद रखना, वेदर डेरिवेटिव किस रिस्क पे था? तो वेदर डेरिवेटिव था वॉल्यूम रिस्क, और इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव प्राइस रिस्क, ठीक है। तो दिस विल हेल्प द बायर टू पे फिक्स प्राइस, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव में क्या क्या आएगा? फॉरवर्ड आएगा, फ्यूचर आएगा, स्वैप आएगा। स्वैप भी है, हाँ सर, फिक्स टू फ्लोटिंग, हाँ स्वैप कर सकते। तो ये सब के विषय में डिटेल में लिखा हुआ है ICAI के राइटअप में। हालांकि वही शब्द लिखा हुआ है कि ये ओवर द काउंटर होता है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, इसमें एक पार्टी होती है फॉरवर्ड बायर, इसमें एक पार्टी होता है फॉरवर्ड सेलर, ये सब लिख लोगे, मैं यहाँ नहीं लिख, ठीक। मेरा काम है आपको आइडिया देना, थियरी, ठीक है सर। आगे चले, यस। तो 2 चीज करवाया मैंने, क्या क्या करवाया, क्योंकि मैं आपका टाइम इस तरह से बर्बाद तो नहीं कर सकता। वेदर डेरिवेटिव, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, इस पे आ सकता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कहा आइडिया दे। अब हमें क्या पढ़ना है? ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज दे रखा है, पर क्योंकि है तो मैं आपको लास्ट में डेरिवेटिव मिसहैप और लेसन। सर मिसहैप्स का मतलब दुर्घटना, डेरिवेटिव इसमें क्या सिखाया है? आने की संभावना बहुत कम है, और मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, 10 मिनट के अंदर खत्म करूंगा इसमें, मैक्स 10 मिनट के लिए। सर ये है क्या डेरिवेटिव मिसहैप्स? कुछ लोगों ने डेरिवेटिव से डरो कहा जा रहा है, डेरिवेटिव का यूज सोच समझ के करो। कुछ लोगों ने डेरिवेटिव का यूज किया, ठीक, और जबरदस्त दुर्घटना हुई और बैंक करप्ट हो गए। उन लोगों के विषय में कहानियां दे रखा, 3 स्टोरी है, 3 केसेस है बोलता हूँ, और उन कहानियों से क्या सीख मिली, वो हो गया डेरिवेटिव। उन कहानियों से क्या सीख, ये क्या है? कहानियां, दुर्घटना, और उससे हम क्या सीखे, और जो सीखे हैं उसका आगे आप अप्लाई करना, सोच समझ के काम करना, ये बताने की कोशिश किया है। और 3 केसेस है, एक है ऑरेंज कंट्री केस, और एक है बैरिंग्स बैंक्स केस, और एक है प्रोटेक्टर एंड गैम्बल एंड गिब्सन ग्रीटिंग केस। सर ये तो नाम भी याद नहीं हो गए, नहीं करना, बस सीख तो समझ तो लो कि है क्या। मैंने कहा था ना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा ऑरेंज कंट्री, कैलिफोर्निया। सर ये ऑरेंज कंट्री केस क्या चीज है? ऑरेंज कंट्री जो है ना, वो एक म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है सर, और वहां जो पैसों के लेन देन का काम देखता था उसका नाम था रॉबर्ट सिट्रन, ठीक है सर। तो ऑरेंज कंट्री क्या है? एक म्यूनिसिपैलिटी, और पैसों का लेन देन का काम भाई साहब जो देखता था रॉबर्ट सिट्रन। उसको बड़ा चस्का था डेरिवेटिव में, ट्रेडिंग का बहुत चस्का था, बैकग्राउंड नहीं था ट्रेडिंग का, पर ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब भाई साहब उन्होंने क्या किया, क्योंकि फंड को मैनेज करने का काम था रॉबर्ट सिट्रन, उतना नॉलेज नहीं था, और वो डेरिवेटिव में गया क्यों भाई? पैसा आ रहा, फंड आ रहा, तो उसको ठीक से उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट में एंटर किया, और उन्होंने बॉन्ड्स पर बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया।
यील्ड कर्व के माध्यम से। सर ये कैसे होता है वो मैं नहीं करवा रहा हूं, बहुत लंबा चलता है। डेरिवेटिव यूज किया, खूब कमाया। क्या नाम था? रॉबर्ट सिट्रन। कौन सा केस है? ऑरेंज कंट्री, म्यूनिसिपैलिटी वर्ल्ड। तो वो कमाया, शुरू में जितना मार्केट में रेट है ना, जितना मार्केट में कमाई होती है उससे 3-4% ज्यादा कमाया 92-93 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरी म्यूनिसिपैलिटी भी उसके पास आई, बोले हमारा भी फंड लगाओ ना यार जब इतना कमा रहे तो। और वो बॉन्ड्स में पैसा लगाते जा रहा था, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन जनरली लेता, ठीक है, यील्ड कर्व के माध्यम से। इसके अलावा उनके पास जितना फंड था, इन्होंने लेवरेज यूज किया, मतलब और भी लोगों से पैसा उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये तो हद कर दिया, क्योंकि कमाई खूब हो रही थी, ठीक है सर। और इन्होंने 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 बॉन्ड्स में पैसा लगाया, ओवर लेवरेज, सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर लेवरेज। जितना खुद के पास था उससे डबल, 3 गुना ज्यादा पैसा उठा लिया मार्केट से, और बॉन्ड्स में लगाते गए लगाते गए लगाते गए, बॉन्ड्स में पैसा लगाया। वो एक बात भूल गए थे कि कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, और वही हुआ 94 में। इंटरेस्ट रेट बढ़ा और बॉन्ड का प्राइस गिरा, और बॉन्ड का प्राइस गिरा तो ऑरेंज कंट्री को जबरदस्त लॉस हुआ, $1.5 बिलियंस का, 94 की बात। और ऑरेंज कंट्री बैंकरप्ट हो गई। और सर ये रॉबर्ट सिट्रन, इसको जेल हो गई। इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला भैया, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको आइडिया नहीं है ट्रेडिंग में, तो मत जाओ। दूसरा, ओवर लेवरेज वाला काम मत करो, ठीक है। ओके, एक ये था ऑरेंज कंट्री, ये आएगा क्या आ सकता, मैं बताऊंगा क्या आ सकता। दूसरा था बैरिंग्स बैंक केस। बाकी सर और हमको और डिटेल में पढ़ना, और डिटेल में पढ़ना तो आपकी जो ICAI का जो मॉड्यूल है उसमें डिटेल में कहानी दे रखी पूरी पूरी कंप्लीटली, पर इतना मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। मुद्दे की चीज यहाँ लिखा सर, बैरिंग्स बैंक्स केस क्या है। 95 में ये बैंक बिक गई। इतना अच्छा चल रहा था बिजनेस, बहुत अच्छा चल रहा, जबरदस्त मुनाफा भी कमा रही थी। पर 95 में मालूम है ये बैंक को किसी डच बैंक ने खरीदा, और सिर्फ 1 पाउंड में खरीदा, बर्बाद कर दिया गया बैंक। और उस पर्सन का नाम था निकलिसन। निकलिसन। सर बैंक क्या करती थी? क्या बैंक, हाँ बैंक डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करती थी, आर्बिट्रेज करती थी। ये बैरिंग्स बैंक एक्चुअल में काम करती थी। इनका काम क्या होता था सर? ये 2 स्टॉक एक्सचेंज को यूज करती थी, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और ओसाका मार्केट। और उसमें आर्बिट्रेज होता था। और किसका आर्बिट्रेज होता था? निक्की 225 का फ्यूचर का। इसमें करते क्या थे, मेरी बात कर, आर्बिट्रेज समझ रहे हो? 2 स्टॉक एक्सचेंज है, जहां सस्ता मिल रहा है वहां शॉर्ट पोजीशन लेते थे, और जहां महंगा वहां लॉन्ग पोजीशन, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते थे। यही तो आर्बिट्रेज होता है, ठीक है। अच्छा खासा काम चल रहा था, आर्बिट्रेज है तो रिस्क था ही नहीं। पर एक भाई साहब आया जिसका नाम है निकलिसन, बोले आपको जॉब दिया जाता है ये वाला काम का, आप करो आर्बिट्रेज। उस भाई साहब ने पता नहीं क्या आर्बिट्रेज किया, कैसे आर्बिट्रेज किया, उसको जबरदस्त लॉस हो गई। जॉब पे था, कौन सी बैंक? बैरिंग्स बैंक। उसके जॉब पर था, क्या नाम था? निकलिसन। उसको भी ये वाला काम दिया गया, और इसको तो वो चाहता भी यही था कि चलो यार मैं करूंगा, पर इसको लॉस होना स्टार्ट हुआ। अब यार लॉस होना स्टार्ट हुआ तो इसको जॉब से निकाल देंगे, इसको डर लगा। तो इसने क्या किया, उस लॉस को कवर अप करने के लिए भाई साहब जबरदस्त स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दिया। कहां आर्बिट्रेज और कहां स्पेकुलेशन। और स्पेकुलेशन स्टार्ट किया तो यार प्रॉफिट भी हो रहा होगा, लॉस भी होगा, और लॉस ही हो रहा होगा जब तो सर लॉस की वजह से क्या हुआ? लॉस की वजह से अब ये परेशान करे तो क्या करे, अब ये लॉस तो और बढ़ते जा रहा है। तो जो ऑफिस के लोग हैं, बैक स्टाफ में जो बैक ऑफिस में जो संभालते ऑफिस, उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, मिला लिया, और लॉस को हाइड कर दिया। एक अकाउंट है, एरर जो है, एरर है उसको हाइड करने के लिए एक अकाउंट होता था, 888 5 टाइम 8। छोड़ो वो काम, हमारे काम का है नहीं है। तो उन्होंने मिली भगत से, अदर स्टाफ के मिली भगत से, वो जो लॉस हो रहा है उसको उन्होंने हाइड कर दिया।
ठीक है, और साथ में हाइड ही नहीं किया, प्रॉफिट भी शो कर दिए कि देखो निक लेसन को प्रॉफिट हो रहा है, इसको बोनस भी मिला। ठीक है सर, अभी भी ठीक है, लॉस हो रहा तो लॉस तो आपने छुपा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो रहा है, यहां से बर्बादी पूरी तरह से चालू हुई 95 से। उस समय ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जापान का और सिंगापुर के बाद जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेब्लिश हो गया, ना तो बढ़ रहा था ना तो कम हो रहा था। अब निक लेसन को क्या लगा, इससे ये लगा सर, स्पेलिंग लेसन का आप देख लेना, LESS लेसन फ्रॉम, नहीं ठीक। अब क्या क्या लगा, काम की स्पेलिंग को छोड़ो, काम की बात है। ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था ना तो कम हो रहा था, तो इसको लगा कि यार जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा पक्का, तो इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। तो इस भाई साहब ने बहुत सारा पैसा, 95 की मैं बात कर रहा हूं, जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शॉर्ट पोजीशन ले लिया। शॉर्ट पोजीशन क्यों लिया होगा, इसको मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि अभी स्टेब्लिश है, और पता नहीं इसने क्या देखा, तो बोले स्पेकुलेशन करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो गिरेगा, तो बॉन्ड के प्राइस में शॉर्ट पोजीशन ले लिया 95 में। और किस्मत इतनी खराब है कि अर्थक्वेक आ गया जापान में। अर्थक्वेक की वजह से इंटरेस्ट रेट गिरा, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ा, खेल खत्म। और फिर बेरिंग्स बैंक बैंकरप्ट हो गई, और इसको डच बैंक ने पाउंड। सर इस भाई साहब का क्या हुआ, इस भाई साहब के विषय में बाद में पढ़ लेना, इसको भी जेल हुई, फिर जेल से छूट गया, फिर अभी अभी भी जिंदा है। यस, खैर भैया एग्जाम दे देना ज्यादा अच्छा। तो सर इससे क्या सीखने को, पहला लेसन तो ये सीखने को मिला भैया सर कि अगर आपका काम आर्बिट्रेज का है तो आर्बिट्रेज करो, आप स्पेकुलेशन में मत जाओ। दूसरा, एक स्पेसिफिक, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल खराब है, आपने अपने दूसरे स्टाफ को साथ में मिला लिया, तो इसको भी ठीक करो, ठीक है। दो बात हो गई, एक ऑरेंज कंट्री केस। हाँ सर, ऑरेंज कंट्री केस, ऑरेंज कंट्री केस का मैंने आपको बता दिया, रॉबर्ट सिट्रन, बैकग्राउंड नहीं था ट्रेडिंग का भैया, ट्रेडिंग में घुस गए। दूसरा ये है निक लेसन, इन्होंने भी बर्बाद कर दिया। और तीसरा, मैं अब थोड़े जल्दी चलूं, हाँ सर आपने टाइम बर्बाद कर दिया, 20 मिनट, हमारा 20 मिनट से ज्यादा हो गया है इसी टॉपिक की। प्रोटेक्टर एंड गैम्बल और गिब्सन ग्रिटिंग केस, और एक बैंकर ट्रस्ट था जिसको हम बीटी बोलते हैं, और इस बैंकर ट्रस्ट के ये दोनों भाई साहब क्लाइंट थे, 94 की बात करो, ये दोनों क्लाइंट थे, ठीक है, बाकी आप पढ़ लोगे। और ये इन भाई साहब ने, बैंकर ट्रस्ट ने, इन दोनों का पैसा फंड मैनेज करता था। और फंड मैनेज मालूम है किसमें करता था, जबरदस्त स्वैप जो था, लेवरेज स्वैप, फिक्स फ्लोटिंग वगैरह ये सब। और इतना टेक्निकल था कि इन दोनों के समझ में आया नहीं, पर फिर भी वो यूज कर रहा था, उसने इस तरह से इनको समझाया, इनको क्या समझ में आया पता नहीं। लेवरेज स्वैप तो वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स मतलब क्या रहा हो रहा होगा, मैं बहुत ज्यादा बता नहीं सकता। इन्होंने कहा होगा हम आपको फ्लोटिंग देंगे, इन दोनों का क्लाइंट का पैसा इन्होंने कहीं लगाया जिसमें वो फ्लोटिंग देने वाला था, फिक्स लेने वाला था, लाइबोर बढ़ा, लाइबोर बढ़ा तो खेल खत्म, और बहुत सारा लॉस हुआ। तो इन दोनों ने, ये दोनों क्लाइंट थे, इन दोनों ने बीटी पर केस कर दिया था कि यार इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड हमको प्रोडक्ट दिया कि हमारे समझ में नहीं आया। तो इससे ये समझ में आया कि जो चीज समझ में आती है ना डेरिवेटिव, उसी में एंटर करो, जबरदस्ती टाइम पास। 3 केसेस है, चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो छोड़ देना, बहुत बड़ी स्टोरी है, वो स्टोरी आप देख सकते हो। सवाल है कि इनसे सीखने को क्या मिला। सीखने को ये मिला कि ऐसे ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, जो अंडरस्टैंड आप समझ सकते हो। कौन से केस से सीखने को मिला, अभी वाले सर, हाँ, कौन सा केस का नाम क्या था, प्रोटेक्टर्स एंड गैम्बल एंड गिब्सन ग्रिटिंग केस, सर नाम याद नहीं रहता तो चलेगा। दूसरा, ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, इंटरनल ऑडिट की मैं बात कर, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट सेंटर बना रहे हो, याद थे, हाँ सर ड्यू, वो भाई साहब था ना, ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाली भी बात हुई, ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। दूसरा, रिस्क स्पेसिफाई कीजिए, रिस्क लिमिट को। फोर्थ, सेपरेशन ऑफ फ्रंट मिडिल एंड बैक ऑफिस, याद है एक कौन सा केस था जिसमें तो मिली भगत हो गई थी, हाँ सर याद है, मिली भगत,
सर निक लेसन ने, हाँ ये वाला बेरिंग्स बैंक केस, और इसमें क्या था, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को अपने प्रॉफिट सेंटर बना लिया था। तो ऑरेंज कंट्री केस से ये सब सीखने को मिला। ठीक है सर। और अगर आप हेजर से स्पेकुलेटर्स बन रहे हैं तो इंश्योर हो जाइए कि आप हेजर से स्पेकुलेटर्स तो नहीं बन रहे, या आर्बिट्रेजर से स्पेकुलेटर्स तो नहीं बन रहे। याद करो ऐसा कुछ किया था। और आप स्ट्रेस टेस्ट करवाइए, सिनेरियो एनालिसिस कीजिए, सिमुलेशन कीजिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आया था जापान में। काश हम सोचे होते, अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर सिमुलेशन याद है ना, ऐसा हो गया तो क्या, रैंडम बेसिस पे, या सिनेरियो एनालिसिस, अगर ये हो गया तो क्या, ये हो गया तो क्या, ये हो गया तो क्या। जब तक ये नहीं करोगे तब तक काम कैसे हो? सर ये टाइम पास हुआ था अभी तक, हाँ। पर बहुत सारे बच्चे बोलते सर करवा दो ना, करवाए। हालांकि मैं बोल सकता था पढ़ लो ना यार, वेदर डेरिवेटिव, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मिसहैप्स एंड लेसन्स पढ़ ले, या आप होमवर्क ही एक्चुअल में मैंने आइडिया दिया, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। पर एक पहले का थियोरी है, वो है आपका ऑप्शन ग्रिक्स, इसके बाद डाल रहा हूँ, वो प्लीज देख लेना। मतलब सर डेरिवेटिव थियोरी 3 पार्ट में करवा दिया। फर्स्ट ऑप्शन मैंने एग्जॉक्टिव ऑप्शन करवाया था, दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव ये करवाए हूँ, और तीसरा ऑप्शन ग्रिक्स नया अमेंडमेंट नहीं है, पहले का है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो देख लीजिए। थैंक यू। अब इसके बाद क्या करने वाले, इसके बाद मैं बिजनेस वैल्यूएशन का थियरी करवाऊंगा, दैट्स इट, खत्म काम। और सिक्योरिटी एनालिसिस भी बोला जा रहा है तो वो भी करवा देता हूँ। सिक्योरिटी एनालिसिस का थियरी नया कुछ नहीं, सब ओल्ड है, तो पर ठीक है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।